किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है इंट्यूशन और दूसरा तरीका है एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए इंट्यूशन क्या होता है। इंट्यूशन आपने कभी देखा होगा कि आप अपने परिवार से बाहर रहते हैं और अचानक आपके पास फ़ोन आता है आपकी माँ का, और आपकी मॉम कहती हैं कि बेटा आपकी तबीयत सही तो है, आपकी तबीयत ख़राब तो नहीं है। और इत्तेफाक से ऐसा होता भी है कि आपको कहीं ना कहीं तबीयत खराब रही होती है, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नॉर्मल सी चीज़ें होती है, आपको परेशानी होती है। तो आप पूछते हैं कि मॉम आपको कैसे पता चला, तो वहाँ से फिर रिप्लाई आता है कि ऐसा लगा मुझे। तो ऐसा लगा कि शायद आपकी तबीयत खराब है, तो वही चीज़ इंट्यूशन कहलाती है। यानी कि अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग्स यू हैव दैट समथिंग इज ट्रू इवन व्हेन यू हैव नो एविडेंस ऑफ प्रूफ ऑफ इट। यानी कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि आपकी तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, और आपका घर से आपके फैमिली का जो है फ़ोन आ जाता है, मॉम का फ़ोन आ जाता है। तो दैट इज इंट्यूशन। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि जिनसे आपके पास कोई प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको रिजॉल्व करना जरूरी है। तो दैट इज इंट्यूशन, यानी कि द वे ऑफ थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग्स। तो थिंकिंग बाई गट फील एंड कॉन्फिडेंस डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो इंट्यूशन होता है वो आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी गट फीलिंग पे, आपके कॉन्फिडेंस से बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिकल स्टेप्स नहीं होता है, बस आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि पहले ऐसे हो चुका था या फिर ऐसा हो चुका है। एंड इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट। बट ऑब्वियस बात है कि जब आप इंट्यूशन के बेसिस पे जब कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फास्ट होता है और एफिशिएंट भी होता है, कि भाई बिना कोई किसी खर्चे के आपने तुरंत जो है डिसीजन मेकिंग ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर गट फील और एक्सपीरियंस। क्लियर। उसके बाद दूसरा तरीका है एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकल वे में आप जो है यहाँ पे सोचते समझते हो। यहाँ पे आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपको क्या लगता है, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे फैक्ट के बेसिस पे चलते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे करते हो स्टेप बाय स्टेप एंड लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग है। यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, डिफाइन करोगे, देन एक्सट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है डेटा से एक्सट्रैक्ट करोगे, एंड डेवलप वर्केबल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। तो जो प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया उसके लिए एक वर्केबल सोल्यूशन डेवलप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो कि आपने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेस्ट एंड वेरीफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम क्यों आई उसको टेस्ट करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, एंड देन यू विल डेवलप सोल्यूशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम को जो आया है उसके सॉल्यूशंस के लिए उसको सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। तो दैट इज द एनालिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे आप क्या सोच समझ के लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप डेटा बेस्ड जो है आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग। और ये क्या है, नॉर्मली रिसर्च ड्राइवन होता है, यानी कि डेटा आपने कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके बेसिस पे फिर आपने एक वर्केबल सॉल्यूशन डेवलप किया, उसको टेस्ट भी किया। तो एनालिटिकल थिंकिंग ये चीज़ कहलाती है। क्लियर। तो डिफरेंसेस आप बेसिक समझ ही गए होंगे कि इंट्यूटिव क्या है, सॉल्यूशन कैन ड्राइव वेरी क्विकली। एनालिटिकल में जो है यहाँ पे टाइम चाहिए क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद आप जो है फाइनल डिसीजन पे पहुंचोगे। इंट्यूटिव क्या है, तुरंत आपके दिमाग में आया, तुरंत आपको लगा और आपने उसको कर दिया। तो इंट्यूटिव, इंट्यूटिव में क्या है, बेस्ट फॉर प्रॉब्लम दैट आर वेल अंडरस्टूड, यानी कि उन्हीं प्रॉब्लम के लिए जो सही रहता है ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम को आप पहले से समझते हो, अच्छे से समझ चुके हो। एनालिटिक में क्या होता है कि बेस्ट फॉर प्रॉब्लम दैट आर रिक्वायर रिसर्च, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, तो उस केस में फिर आपको जो है एनालिटिकल थिंकिंग करना चाहिए। इंट्यूटिव के केस में डिफिकल्ट टू यूज व्हेन प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब भी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है, टफ होता है, तो वहाँ पे आप इंट्यूटिव का यूज नहीं कर सकते। लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग कैन ब्रेक डाउन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, टफ होता है, बहुत ही घना प्रॉब्लम होता है, मिक्सड होता है, तो वहाँ पे फिर आप एनालिटिकल थिंकिंग का यूज कर सकते हैं। इंट्यूटिव में रिक्वायर्ड ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन इज हार्ड टू रेप्लिकेट, और इसका सोल्यूशन आप रेप्लिकेट यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। वहीं पे एनालिटिकल में फॉलोज अ प्रोसेस दैट अदर कैन डुप्लीकेट। यहाँ पे एनालिटिकल में क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है लॉजिकल प्रोसेस होता है और उसको कोई भी दोबारा रेप्लिकेट कर सकता है, उसको दोबारा से उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग। एचआर एनालिटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क होते हैं। तो एक फ्रेमवर्क है लैम्प फ्रेमवर्क। तो लैम्प जो है LAMP, इसका फुल फॉर्म होता है L से लॉजिक, A से एनालिटिक्स, M से मेजर एंड P से प्रोसेस। तो देखिए होता क्या है, लैम्प का कॉन्सेप्ट क्या है। लैम्प यानी कि लाइट दिखाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। तो लैम्प से क्या होता है कि हम लाइट देखते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास जो फैक्ट्स दिख रहे होते हैं एचआर में, या फिर जब भी एचआर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है, तो जो फैक्ट्स हमें दिख रहे होते हैं हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस ले लेते हैं। जबकि हम उस फैक्ट्स के बेसिस पे जो हिडन
फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को अगर आप एनालाइज करें तो आपको बहुत सारे हिडन फैक्ट्स भी दिखेंगे और हिडन जो है कनेक्शंस भी दिखेंगे, लॉजिक्स दिखेंगे, तो उसको जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो लैंप जो फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि आप जो है लॉजिकल जो है लॉजिक्स ढूंढिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, और उसके बेसिस पे जो है एनालिटिक्स का यूज़ करके जो है आप डिसीजन मेकिंग करिए। ये एक्चुअली एक आप स्टोरी समझिए कि मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए के कार की चाबी जो है खो जाती है, तो मिस्टर ए जो है वो काफ़ी देर से वो अपनी कार की चाबी खोज रहे होते हैं। तो मिस्टर बी आते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं कि मेरे कार की जो है वो खो चुकी है और मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। तो मिस्टर बी कहते हैं कि क्या आप श्योर हैं कि जिस एरिया में आप स्कैन कर रहे हो, यानी कि जिस एरिया में आप सर्च कर रहे हो, वहीं पे आपकी चाबी खोई थी। तो मिस्टर ए ने कहा कि नहीं, मैं एक्चुअली मेरी चाबी जहां अंधेरा है वहां पे खोई थी, लेकिन मैं तो मिस्टर बी पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं, आपको वहां ढूंढना चाहिए, यानी कि जहां चाबी खोई है वहां ढूंढिए, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट है, यानी कि जहां दिख रहा है हम वहीं पे ढूंढ रहे हैं, जहां अंधेरा है वहां पे जाके ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा वो ढूंढ रहे हैं, जो चाबी ढूंढ रहे हैं, वो इलॉजिकल तरीके से ढूंढ रहे हैं। लॉजिकल तरीके से ढूंढते हैं तो भाई जहाँ पे चाबी आपकी गिरी थी वहीं पे आपको जाके ढूंढना चाहिए, तो आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाता। तो लैम्प फ्रेमवर्क भी यही कहता है। ये क्या कहता है कि आपके सामने जो डेटा दिख रहा है सिर्फ उसी पे नहीं, बल्कि आप जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बीच में लिंक क्रिएट करिए। लिंक क्रिएट करके उससे रिलेटेड डेटा जो है कलेक्ट करिए, उसको एनालाइज करिए, और फिर जो है आप जो है उस फाइंडिंग्स जो भी आती हैं उसको जो है एक्शनेबल बनाइए, उसको जो है एप्लीकेबल करिए, लोग एम्प्लॉय उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। क्लियर। जैसे कि आपने क्या किया, आपने माना कि जहाँ पे एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा है वहाँ पे कस्टमर की परचेजिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपने लिंक किया। लिंक बनाने के बाद आपने क्या किया, उससे रिलेटेड डेटा जो है आपने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि मेजर करना स्टार्ट कर दिया। आप जो है अलग अलग शॉप से गए, वहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को मेजर किया और वहाँ की परचेजिंग को मेजर किया। अब जो है आपने एनालिटिक्स टूल यानी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ किया और आपने फाइंड आउट किया कि करेक्ट जहाँ पे एम्प्लॉय की जो एटीट्यूड है वो अच्छा है, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आपने इस चीज़ को क्या किया, अब यूज़ करना स्टार्ट किया। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है, आपने इसको फाइंड आउट करने की किया कि भाई कहीं पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दूसरी जगह पे कौन कौन से फैक्टर जिसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो फैक्टर्स को भी आपको एनालिटिक्स में ये नहीं कि खाली लिंक ढूंढ लिया है, एनालिटिक्स में आपको जो है उसके पीछे कॉज को भी ढूंढना है कि क्यों एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है और क्यों एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और उसके बेसिस पे फिर जो है आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस को अच्छी किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो दैट इज प्रोसेस। तो ये पूरा लैम्प प्रोसेस। तो एल से क्या होता है, लॉजिक। लॉजिक मीन व्हाट आर वाइटल कनेक्शन, वाइटल कनेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मेक द राइट कनेक्शन बिटवीन द टैलेंट एंड स्ट्रेटेजिक सक्सेस एंड फाइंड द प्रिडिक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा बिहेव कर रहा है, उसको प्रिडिक्ट करिए और उनके बीच में एक राइट कनेक्शन जो है टैलेंट और स्ट्रेटेजिक सक्सेस के बीच में क्रिएट करिए। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे बताया कि हेल्थ और वेलनेस और एम्प्लॉय के टर्नओवर के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, हेल्थ और वेलनेस और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में क्या कनेक्शन हो सकता है, उनकी एब्सेंटेज के बीच में भी कोई कनेक्शन हो सकता है। तो एक लॉजिकल कनेक्शन जो है, आपको राइट कनेक्शन जो है डेवलप करने की जरूरत होती है। उसके बाद जब आप लॉजिकल कनेक्शन कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद आता है एनालिटिक्स, यानी कि उस जो लॉजिकल कनेक्शन आपने डेवलप किया उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करिए और जो है उससे रिलेटेड आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या होता है कि यूज द राइट टूल एंड मेथड टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू प्रैक्टिकल इंसाइट दैट रिवील कॉजेशन एंड नॉट जस्ट एसोसिएशन, यानी कि एम्प्लॉय की जो हेल्थ है और उसकी परफॉर्मेंस है उनके बीच में लिंक है, ये तो पता ही चलेगा एनालिटिक्स से, साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो क्या सिर्फ हेल्थ की वजह से अच्छी है या फिर कोई और फैक्टर भी है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। तो ये मतलब कि आपको कॉज भी पता चलेगा, एम्प्लॉय का एटीट्यूड अच्छा है तो क्यों अच्छा है जिसकी वजह से कस्टमर जो है वहाँ पे सेल्स बढ़ा, तो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है तो उनका अच्छा क्यों है, खराब क्यों है, कॉज भी आपको पता चलेगा एनालिटिक्स के जरिए। क्लियर। तो एनालिटिक्स इज अबाउट ड्राइंग द राइट कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, तो जो डेटा है वहाँ से राइट कंक्लूजन जो है आपको देता है। तो लॉजिक में क्या है, लॉजिक में आपने एक राइट कनेक्शन जनरेट किया बस, लेकिन उसको जो है आप यहाँ पे वेरीफाई करते हो एक्चुअली में कि क्या वो रिलेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है और अगर है तो उसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक। तो इट इंक्लूड्स स्टैटिस्ट एंड रिसर्च डिजाइन, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिस्ट रिसर्च डिजाइन का यूज करके जो है आप डेटा को एनालाइज करते हो। क्लियर। अब वहीं पे आता है एनालिटिक्स का ही एक पार्ट है मेजर। मेजर यानी कि गेटिंग द नंबर राइट, यानी कि जो आप डेटा एनालाइज कर रहे हो एनालिटिक्स में, जो भी डेटा आप एनालाइज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 एम्प्लॉय के बारे में आपको जानना है तो आप 8 या 9 का ही डेटा लेके जा रहे हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा के बीच में, कंप्लीट डेटा होना चाहिए, रिलायबल डेटा होना चाहिए, तभी आपका जो एनालिटिक्स होगा वो सही आउटपुट, सही जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा।
तो मेजर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप जो है राइट डेटा, करेक्ट डेटा, एक्यूरेट डेटा का यूज कर रहे हो। गेट द राइट डेटा, एक्यूरेट एंड सिस्टम जनरेटेड फॉर एनालिटिक्स इनपुट टू इंश्योर योर नंबर्स एंड रिजल्टिंग डिसीजंस हैव अ सॉलिड फाउंडेशन। यानी कि जो भी नंबर्स, जो भी डेटा आप एनालिटिक्स के लिए यूज कर रहे हो वो राइट डेटा है, करेक्ट डेटा है, और जो भी डिसीजंस आएंगे उससे इंफॉर्मेशन आएंगी वो सॉलिड होगा, यानी कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल हो सकते हो। तो मेजर्स जब भी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो डेटा है वो टाइम लाइन से, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग है। 2022 का आपको चाहिए तो 2022 का डेटा आपके पास अवेलेबल है, 2021 का, यानी कि 1980 1800 का डेटा आप लेके बैठे हैं, नहीं। टाइम लाइनस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, जो भी डेटा है कंप्लीट हो। 2001 से 2010 का डेटा अगर आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पे 2001 से 2010 का डेटा होना चाहिए, नहीं कि 2002 का गायब है, 2006 का गायब है, 2008 का गायब है, यानी कि डेटा है ही नहीं, इनकम्प्लीट या अनएक्यूरेट डेटा आपके पास अवेलेबल है। रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबल हो, और कंसिस्टेंसी हो डेटा में। रिलायबल यानी कि ट्रस्ट आप उस पर कर सकें, भरोसेमंद सोर्स से जो है आपने वो डेटा लिया हो। क्लियर, किसी के कहने पर ना ले लिया हो, बल्कि आपने पास देखा, आपने फाइल्स ओपन की, फाइल्स में वो डेटा था, वहाँ से आपने डेटा लिया, तो रिलायबल होना चाहिए। तो मेजर, यानी कि ये मेजर पॉइंट क्या है, मेजर में आपको जो है डेटा जो यूज़ करे वो राइट होना चाहिए, करेक्ट डेटा होना चाहिए। किस लिए? ताकि आप एनालिटिक्स आप सही से कर सको। जब आप एनालिटिक्स कर लोगे, यानी कि आपने एक लॉजिक बनाया, लॉजिक बनाने के बाद आपने उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिटिक्स का यूज़ करके आपने एनालिसिस किया और आपके पास एक फाइंडिंग आएगी। एंड देन आता है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स कि जो भी आपने फाइंडिंग्स पाई हैं, इंसाइट्स पाई हैं, वो फाइंडिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे और उसको जो है एक्शन में जाने के उसका यूज़ करके जो है पे जो है डिसीजन मेकिंग किया जा सके और उसको यूज़ करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब सपोज करिए कि आपने क्या किया कि आपने एनालाइज किया कि जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग के टाइम पे 4 से 6 जो है पढ़ाई करते हैं उनके मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं एग्जामिनेशन में। एक लॉजिक आपने जनरेट किया। फिर उसके बाद आपने जो है डेटा कलेक्ट किया। डेटा क्या कलेक्ट किया कि अलग अलग स्टूडेंट्स से आपने कांटेक्ट किया, उनसे बात की कि आप कितने बजे के उठ के पढ़ते हो, उनके कितने मार्क्स आए, आप कितने बजे उठते हो, उनके कितने मार्क्स आए। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपने एनालिटिक्स का यूज़ किया और उस पर जो है डेटा को एनालाइज किया और आपको पता चला कि हाँ सही बात है, जो 4 से 6 उठते हैं वो जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फिर अब आपने क्या किया, इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया। अब इस चीज़ को क्या करना है, प्रोसेस में यही है कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट करवाना है कि जो अब बाकी बच्चे हैं वो भी 4 से 6 उठें और पढ़ाई करें जिससे कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ। तो दैट इज़ मोटिवेटिंग। उनको मोटिवेट करिए और उनको जो है एक्शनेबल, उसको एक्शनेबल बनाइए। यानी कि आपने बता दिया कि भैया जो 4 से 6 उठता है वो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये नहीं। मोटिवेट करिए और लोगों को मोटिवेट करिए कि वो 4 से 6 उठें और पढ़ाई करें। तो टेक द राइट कम्युनिकेशन अप्रोच इन टाइमिंग, चैनल एंड टैक्टिक्स टू शेयर डेटा विद डिसीजन मेकर्स एंड मेक एन इम्पैक्ट। यानी कि टाइमली, अब ये इन्फॉर्मेशन टाइमली दो ना। पता चला कि बच्चे का बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद आप उसको आके बता रहे हो कि 4 से 6 उठते हो, पढ़ाई करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते, तो नहीं। तो आपको टाइमली जो है, टाइम से पहले कब आपको डेटा शेयर करना है, कैसे डेटा शेयर करना है, कौन से टैक्टिक्स से डेटा शेयर करना है, कौन से चैनल से डेटा शेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्लियर। तो ये जो लैंप फ्रेमवर्क है कि लॉजिक, एनालिटिक्स, मेजर एंड प्रोसेस, ये जो फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया था जॉन बॉर्ड्रू एंड हिज कलीग वैनी एफ कैस्कियो ने। तो ये लैंप फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास डेटा है उसको, उसमें जो भी हिडन फैक्ट्स हैं उसमें जो है आप लॉजिक जनरेट करके उसे डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करके फिर जो भी आपके पास फाइंडिंग्स आती हैं उसको मोटिवेशनल बनाकर एक्शनेबल बनाइए, यानी कि लोग उसको फॉलो करें। जैसे कि एक लॉजिक आप कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ लंच लेके आते हैं वो जो है लंच के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस जो है एनर्जेटिक होती है और लंच के बाद जो है बोर नहीं फील होता है या फिर उनकी एनर्जी कम नहीं होती है। इससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको जो है एनालाइज किया, अलग अलग एम्प्लॉय से पूछा कि कौन लंच लाता है, उनके लंच के बाद क्या परफॉर्मेंस है, कौन लंच नहीं लाता, उनके लंच के बाद क्या परफॉर्मेंस होती है। उसको आपने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद आपने फाइंडिंग्स पाई क्या कि जो लंच लाते हैं और लंच करते हैं उन वो जो है लंच के बाद जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें भी एनर्जेटिक होते हैं, और जो लंच नहीं लाते हैं वो लंच होने के बाद जो है उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है लंच के बाद के वर्किंग आवर्स में। तो इसको जो है आपको समझना है। जब आप फाइंडिंग्स पा जाओगे तो इसको जो है मोटिवेट करना है किसको, एम्प्लॉयज़ को, कि वो लंच लेके आएँ, क्योंकि लंच लेके आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है और जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो दोनों ही इंप्रूव होगा। एचआर स्कोर कार्ड एंड वर्कफोर्स स्कोर कार्ड। देखिए स्कोर कार्ड क्या होता है, इसका मतलब आपको पता ही होगा कि जो आपने हाई स्कूल, अपने इंटरमीडिएट या फिर आपने ग्रेजुएशन या फिर किसी और क्लास की मार्कशीट देखी होगी, तो मार्कशीट को हम क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड। उसमें क्या होता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़े हैं, उसका एग्जाम दिया है और उसमें आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। इसी तरीके से जो एचआर की परफॉर्मेंस होती है या फिर जो वर्कफोर्स की परफॉर्मेंस होती है उसको मेज़र करने के लिए एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है।
कहलाता है। यानी उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए थी, उस पर उन्होंने कितना पैसा लगाया गया है, उस पर उन्होंने कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, उनकी क्या स्कोर पाए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो उसके लिए स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। वही चीज़ एचआर स्कोर कार्ड और वर्कफोर्स स्कोर कार्ड कहलाता है। तो स्कोर कार्ड क्या हो गया? ए स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड यूज टू मेजर अचीवमेंट और प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है या फिर जो वर्कफोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो क्या होता है, वो कोई ना कोई गोल को अचीव करने के लिए होता है। एचआर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो एचआर डिपार्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया है, क्या प्रोग्रेस रहा है, क्या अचीवमेंट रहा है उसका, उसका जो एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है वो एचआर स्कोर कार्ड कहलाता है। इसी तरीके से वर्कफोर्स का जो है स्कोर कार्ड जो तैयार किया जाता है उनकी एक्टिविटीज को लेकर, तो वो वर्कफोर्स स्कोर कार्ड कहलाता है। क्लियर? तो एचआर स्कोर कार्ड क्या हो गया? आर टूल्स टू मेजर हाउ वेल द एचआर फंक्शन इज अलाइंड टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक गोल है उसको अचीव करने के लिए एचआर फंक्शंस किस तरीके से अलाइन है, उसको मेजर करने के लिए जो टूल है वो है एचआर स्कोर कार्ड। तो ये क्या है? ये स्ट्रेटेजिक एचआर मेजरमेंट सिस्टम है। एक स्ट्रेटेजिक एचआर मेजरमेंट सिस्टम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की जो एक्टिविटीज हैं उसको मेजर करता है। क्लियर? और ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेजर, मैनेज एंड इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। और जब आपको एचआर की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, उसका स्कोर कार्ड आपको सामने आ जाएगा, तो आप बता सकते हो ना कि कौन से एरिया में ये वीक है, कौन से एरिया में मजबूत है, तो उसको कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, किस चीज़ को मैनेज करने की जरूरत है, ये चीज़ें जो है एचआर स्कोर कार्ड से पता चल सकती हैं। क्लियर? तो एचआर स्कोर कार्ड यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो एचआर के एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर के जो फंक्शंस हैं, उस पर कितना खर्चा आ रहा है और उस खर्चे के बदले वो कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। तो मेजर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर नीडेड टू अचीव कंपनीज स्ट्रेटेजिक टूल। अब देखिए एचआर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उनका काम ये होता है कि कम कॉस्ट में ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करके दें, उनको जो भी स्किल चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग दे, उनको जो भी कंपनसेशन को रेमुनेशन कितना देना है, कंपनसेशन कितना देना है उसको डिसाइड करे, वर्किंग आवर क्या होगी, उनके लिए ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के लिए क्या फैसिलिटीज़ होगी, वो सारी चीज़ें जो है एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो वो कैसे अच्छे तरीके से जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है कि जिससे एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर सकें, एक सही एम्प्लॉय जो है रिक्रूट करे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल का अचीव हो सके, एक कम कॉस्ट में कंपनसेशन रेमुनेशन जो है रिजनेबल अमाउंट में रखे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है ज़्यादा खर्चा भी ना आए। तो एचआर डिपार्टमेंट इस सारी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कितना उसको कॉस्ट आ रहा है और कितना जो है उस वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, उसको मेजर करना ही एचआर स्कोर कार्ड कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि स्कोर कार्ड वर्क कैसे करता है, यानी जो एचआर स्कोर कार्ड है काम कैसे करता है। अब सपोज करिए कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो बजट ड्रॉ करता है एचआर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि क्या सपोज करिए कि उसको जो है रिक्रूटमेंट करना है और रिटेंशन रखना है, ठीक है, हायर करना है और उसको रिटेन करके रखना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो की कॉस्ट आइटम्स होते हैं और ओवरहेड होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जब आप इसको आइडेंटिफाई करते हो देन सच कॉस्ट आर ट्रांसलेटेड इनटू हाउ मच बेनिफिट दैट दे आर ब्रिंगिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सपोज करके एचआर डिपार्टमेंट जो है हायरिंग और रिटेंशन के लिए 10 लाख रुपए ले रहा है, तो उसके बदले वो क्या बेनिफिट लेके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कंपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। अगर आप 10 लाख रुपए लेकर आप जो है 10 करोड़ का या फिर 20 लाख का या फिर 50 लाख का जो है आप रिटर्न लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है। लेकिन 10 लाख रुपए आप जो है हायरिंग और रिटेंशन पे खर्च कर रहे हो लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन को, उससे कोई भी जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस यानी एचआर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पुअर है। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए कि इफ हाई पोटेंशियल एंड हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉयज आर हायर्ड, द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड रिटेंशन आर दन मेजर्ड एंड स्टैक्ड अगेंस्ट द लाइकली बेनिफिट्स दैट सच एक्टिविटीज ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब सपोज करें कि कोई एचआर डिपार्टमेंट है तो वो क्या करती है? हायर करती है, रिटेन करती है हाईली टैलेंटेड और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को। तो इस पे जो रिटेंशन और हायरिंग पे जो खर्चा आया उसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है और उसको जो है कंपेयर किया जाता है किससे? कि उनसे बेनिफिट्स क्या हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको हायर करने से, उनको रिटेन करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ है उसको मेजर किया जाता है, और उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो एचआर स्कोर कार्ड में मेनली जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे एचआर से फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस कितना एचआर डिपार्टमेंट लगा है, इंटरनल कस्टमर जो एचआर के होते हैं वो हैप्पीनेस है कि नहीं है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, एचआर इंटरनल बिजनेस यानी कि जो ये परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ रिक्रूटमेंट का, हायरिंग का, रिटेंशन का, ये सारी चीज़ें सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ यानी कि ये लोग ट्रेनिंग सही से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम सही से कंडक्ट करा रहे हैं
कि नहीं करा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे मेज़र किया जाता है और स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है और उसी के बेसिस पे ये देखा जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। क्लियर? तो एचआर स्कोर कार्ड डिस्क्राइब हाउ एचआर एक्टिविटीज इनेबल पीपल टू डू देयर जॉब। तो जब एचआर स्कोर कार्ड बनता है तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल डिलीवरेबल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि आप जो जो भी स्कोर कार्ड तैयार कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या क्या चीज़ें चाहता है। डिलीवरेबल यानी कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो क्या क्या चीज़ें एचआर डिपार्टमेंट से चाहता है। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट का काम है को रिक्रूटमेंट करे, सिलेक्शन करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है करे, एचआरआईएस जो है तैयार करे, रेम्युनरेशन और इंसेंटिव डिज़ाइन बनाए, जो है स्किल्स ऑडिट करे, एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट करे। तो ये सारी डिलीवरेबल्स हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट एचआर रिसोर्सेज से किए जाते हैं। ठीक है। देन आइडेंटिफाई एचआर कस्टमर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कस्टमर्स कौन है। वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, वो जो है कोई डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है या फिर कोई सीईओ हो सकता है। तो कौन कौन से एचआर कस्टमर्स है जिनका लिए एचआर काम कर रहा है। देन डिफाइन एचआर एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड द क्रिटिकल डिलीवरेबल, यानी कि उस क्रिटिकल डिलीवरेबल यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। अब रिक्रूटमेंट करना है तो उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जैसे हाई टैलेंटेड स्टाफिंग या फिर रिटेंशन इनिशिएटिव जो है वो कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या है, एक्टिविटीज़ है, एचआर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म किए जाते हैं टू गिव क्रिटिकल डिलीवरेबल्स। ठीक है। देन कंडक्ट अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड डिलीवरेबल्स, यानी कि आप जो है अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए जो कि डिलीवरेबल्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि सपोज करिए कि रिक्रूटमेंट में कितना खर्चा आया और उससे बेनिफिट क्या हुआ, रिटेंशन में कितना खर्चा आया उससे बेनिफिट क्या हुआ, ट्रेनिंग के ऊपर एचआर डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया उससे क्या बेनिफिट हुआ। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए और इससे जो है आप एचआर का स्कोर कार्ड मेजर कर सकते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं कि एचआर की क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर? स्कोर कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार पब्लिश किया गया था बेकर, हेस्लिड एंड अल्ड्रिच द्वारा 2001 में उनकी बुक में। क्लियर? तो वहीं पे दूसरा है वर्कफोर्स स्कोर कार्ड। वर्कफोर्स स्कोर कार्ड क्या है, ये भी एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है क्या, आउटकम, बिहेवियर, कॉम्पिटेंसीज, माइंडसेट एंड कल्चर रिक्वायर्ड फॉर वर्कफोर्स सक्सेस, यानी कि वर्कफोर्स यानी कि जो एचआर लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उनकी सक्सेस के लिए क्या आउटकम, क्या बिहेवियर, क्या कॉम्पिटेंसीज, क्या माइंडसेट, क्या कल्चर होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना ही क्या है, वर्कफोर्स स्कोर कार्ड है। तो आर यूज टू इवेलुएट हाउ वेल एम्प्लॉयज आर कैरिंग आउट द इंटरनल इनिशिएटिव्स नेसेसरी टू सर्व देयर कस्टमर्स, यानी कि जो इंटरनल इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि कस्टमर्स को सर्व करने के लिए जरूरी हैं, कितने अच्छे से एम्प्लॉय जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ दोज इनिशिएटिव आर एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं एम्प्लॉय द्वारा वो कैसे फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक गोल से ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएट हैं। हाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली ऑल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग, यानी कि कितने कम समय में, कितने कम खर्चे में जो है वो कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मेजर करता है कि यहाँ पे वर्कफोर्स स्कोर कार्ड में, और उसके बेसिस पे जो है इनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो वर्कफोर्स स्कोर कार्ड में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको मेजर किया जाता है, उसके बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। तो द वर्कफोर्स स्कोर कार्ड हैज 4 की एलिमेंट्स। पहला है द फर्स्ट एलिमेंट इज वर्कफोर्स सक्सेस, यानी हियर द की क्वेश्चन इज हैज द वर्कफोर्स अकॉम्प्लिश द की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस, यानी कि जो कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे बिजनेस के लिए, बिजनेस की गोल को अचीव करने के लिए, क्या उसको अकम्प्लिश किया है वर्कफोर्स ने कि नहीं किया है, यानी कि उसका सक्सेस रेट कैसा है। वहीं पे दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज लीडरशिप एंड वर्कफोर्स बिहेवियर। द सेकंड एलिमेंट इज लीडरशिप एंड वर्कफोर्स बिहेवियर। आर द लीडरशिप टीम एंड वर्कफोर्स कंसिस्टेंटली है बिहेविंग इन अ वे दैट विल लीड टू अचीव आवर की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, क्या उसके लिए लीडरशिप टीम और जो वर्कफोर्स है सही तरीके से बिहेव कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको मेजर किया जाता है। वहीं पे तीसरा एलिमेंट है द थर्ड एलिमेंट इज वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसीज, यानी कि क्या उनके अंदर वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी या फिर वो टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। डज द वर्कफोर्स हैव द स्किल्स इट नीड्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, क्या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्किल्स नॉलेज चाहिए वो वर्कफोर्स के अंदर है या नहीं है, इसको मेजर किया जाता है वर्कफोर्स स्कोर कार्ड में। वहीं पे चौथा जो एलिमेंट है, तब फाइनली फोर्थ एलिमेंट इज वर्कफोर्स माइंडसेट एंड कल्चर, यानी कि क्या वर्कफोर्स का वो माइंडसेट, वो कल्चर, वो इन्वायरमेंट है या नहीं है, यानी कि वो काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। कई बार होता है कि आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास लीडरशिप स्किल्स होती है, लेकिन आपका मन नहीं होता है। तो क्या माइंडसेट और कल्चर है या नहीं है। डज द वर्कफोर्स अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, क्या वर्कफोर्स उस स्ट्रेटजी को समझ भी रहा है कि क्या करना है उसमें। एंड डू वी हैव द कल्चर वी नीड टू सपोर्ट स्ट्रेटजी एजुकेशन, और क्या उस
स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी कल्चर, जो भी इन्वायरमेंट चाहिए, क्या वो है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस चीज़ को जो है क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है और इसके बेसिस पे वर्कफोर्स की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो वर्कफोर्स स्कोर कार्ड वर्कफोर्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, एचआर स्कोर कार्ड एचआर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़, उनकी डिलीवरेबल्स की जो है मेज़र करता है, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे, एचआर स्कोर कार्ड और वर्कफोर्स स्कोर कार्ड क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।